हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। वैसे जो टॉपिक है हमारा सामूहिक सौदेबाजी। सौदेबाजी का मतलब तो जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बार्गेनिंग। और जब ग्रुप में किया जाता है, मतलब कई लोग मिलके जब किसी आदमी से किसी चीज़ के लिए, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे कीमत के निर्धारण के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए आपस में सौदेबाजी करते हैं, ठीक है ना। इसका मोल भाव कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहे कि जब मोल भाव किया जाता है उस चीज़ को किस नाम से जाना जाता है, सौदेबाजी के नाम से। और जब एक व्यक्ति करता है एक दूसरे व्यक्ति के साथ, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत सौदेबाजी, व्यक्तिगत मोल भाव, दैट इज पर्सनल बार्गेनिंग। लेकिन जब वहीं पर कई सारे लोग आपस में मिलकर सौदेबाजी करते हैं, चाहे वो कीमत के निर्धारण से रिलेटेड हो, चाहे वो मजदूरी से निर्धारण से रिलेटेड हो, जैसा भी हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं सामूहिक सौदेबाजी। और आज की इस क्लास में हम यही चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि सामूहिक सौदेबाजी और मजदूरी के निर्धारण में क्या संबंध है। नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा, समझ में आ जाएगा ये बड़ा टॉपिक। जब आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ जगह पर जो सैलरी होती है ना, ऑलरेडी फिक्स होती है। परमानेंट पोस्ट के लिए इस पोस्ट की सैलरी 50,000 है तो 50,000 ही होगी। लेकिन नॉर्मली अधिकतर जगह क्या होता है ना, जब जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और आप क्या होते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तब आपसे पूछा जाता है कि भाई कितनी सैलरी लोगे, तो आप कहोगे कि 80,000 लेंगे। ठीक है, तो सामने वाला कहेगा नहीं नहीं, 80,000 तो बहुत ज़्यादा इस पोस्ट के लिए। हम पिछला जो रखा हुआ था उसको तो हम केवल और केवल 50,000 रुपये दे रहे थे। भाई बात 50,000 रुपये करो तो काम ले लो। तो आप कहते हैं यार 80,000, वो कहेगा नहीं 50,000। वो धीरे धीरे आप कुछ अपना काम करते हो, वो वाला कुछ, लास्ट में तो तय किया कि नहीं चलो 60,000 रुपये पे काम तय हो गया। ये होती है बार्गेनिंग, किस चीज़ की, मजदूरी की, वेतन से रिलेटेड। वहीं पर जब हम कुछ दुकानों में सामान खरीदने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर बार्गेनिंग का झंझट ही खत्म। जो रेट होता है उसी को लेना लेना है, लो वरना निकल जाओ, किसी को मतलब नहीं। नॉर्मली हम जो रिटेल शोरूम्स में जाते हैं या फिर रिटेल दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि भैया ये कपड़ा कितना का है, वो कहता है भाई 1,500 रुपये का शर्ट है। हम कहते हैं 1,500 रुपये का है, अरे हटाओ, 1,000 रुपये में देना है तो दो। वो कहता है नहीं नहीं, 1,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, आप एक काम करो 1,400 रुपये दे दो। तो आप कहेंगे नहीं हम 1,100 ही देंगे। तो इसका मतलब होता है, फिर कहते हैं चलो ठीक ना आपका ना मेरा 1,200 रुपये तय हो गया। इस चीज़ को कहते हैं मोल भाव करना। और इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में मजदूरी के निर्धारण की बेजेस जो आपका तय करना होता है, तो आपस में तय किया जाता है कि कितना होना चाहिए। क्योंकि जब तक तय नहीं किया जाता है तो तब तक एक आपके लिए उसके लिए, क्योंकि हर कोई चाहता, एक मजदूर चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले, जबकि जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, वो चाहता है कि मैं इसको कम से कम पैसे पे काम पे रखूं। जब दोनों में जो मोल भाव होता है, जिस बिंदु पर आपस में वो दोनों मोल भाव तय कर लेते कि मैं इतना देने के लिए तैयार हूं, करना है तो वो कहता है ठीक है मैं इतने में काम करूंगा, तो वो होता है मजदूरी। अब इसी चीज को हमें समझना होगा कि एक सामूहिक सौदेबाजी, ये तो मैंने व्यक्तिगत बताया कि सामूहिक सौदेबाजी होती कैसे है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जरा डिटेल से समझते हैं। तो जब हम सामूहिक सौदेबाजी की बात करते हैं, सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है ना, श्रमिकों को श्रम संघ के रूप में, क्योंकि जब सामूहिक सौदेबाजी के तो मजदूर क्या होता है, नॉन मजदूरों का जो क्या होता है, मजदूर यूनियन होता है। क्या होता है, मजदूर यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सब, सभी मजदूर आपस में एक संघ बना लेते हैं। ऐसे में उनमें एकता होती है, एक मजबूत जो है वॉइस बनता है। तो श्रमिकों को श्रम संघ के रूप में मालिकों से मजदूरी निर्धारण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी करने की शक्ति को सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। जब श्रमिकों के लिए उस श्रमिकों का संघ उस पार्टिकुलर मालिक यानी कि ओनर से, जहां पर काम होना है या काम किया जाना है, वहां पर किसके लिए, मजदूरी से रिलेटेड सौदेबाजी की जाती है कि भाई कितनी दोगे, सैलरी कितनी दोगे, दिहाड़ी कितनी दोगे। जब इसके बारे में संघ के द्वारा पूरे यूनियन के थ्रू जब मालिकों से सौदेबाजी की जाती है, पूरे श्रमिकों की तरफ से यूनियन करता है, तो उसे हम देखो यहाँ पर धर्मा, जितना मजबूत यूनियन होता है ना, मालिक उतना ही ज़्यादा उसकी बातों पर एग्री करता है। और यूनियन कमजोर होगा, बात करने वाला जो है ज़बरदस्त नहीं होगा ना, तो श्रम ऑटोमेटिक जो है मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। तो जब संघ के थ्रू मालिकों से सौदेबाजी की जाती है किसकी, मजदूरी के लिए, तो उसको बोलते हैं सामूहिक सौदेबाजी। ठीक है, समझ में आ गया, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग।
ध्यान में ये रखना है कि अपूर्ण प्रतियोगिता, जब प्रतियोगिता पूर्ण होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट में जो चलता है सब कुछ, लेकिन जब अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता होता है, उस स्थिति में यदि श्रमिक मालिकों की मजदूरी तय करने के लिए स्वयं ही व्यक्तिगत स्तर पर सौदेबाजी करेंगे कि मजदूर गया, मालिक से बात किया कि मालिक मुझे 500 रुपये की दिहाड़ी मिल रही है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे 600 रुपये की दिहाड़ी होगी। वो अकेला बात कर रहा है, उस टाइम जो अकेला बात करना, उसकी शक्ति जो होती है क्या, वो ये मालिक के सामने कम हो जाएगी। मालिक तो लताड़ देगा, हर काम करना है कर, निकल जा वरना तेरे साथ दूसरे को रखूंगा, ऐसा बोल देंगे। तो और उसे मजदूरी की कम दर प्राप्त करनी होगी, और मालिक उसका क्या करेंगे, शोषण करेंगे कि वो अकेला बार्गेनिंग कर रहा है। अकेला आदमी की थोड़ी कम चलती है और मालिक उसको दबा देते हैं। इसीलिए हमेशा श्रमिक को श्रम संघ के रूप में संगठित होकर काम करना चाहिए, और संगठित होकर ही मालिकों से मजदूरी की उचित दर प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब श्रमिक अपने श्रम संघ के माध्यम से मालिकों से उचित मजदूरी के लिए बात करता है, यानी कि रेट तय करने के लिए बार्गेनिंग करता है, क्योंकि मालिक एक निश्चित दर ही देना चाहेगा, कम से कम देना चाहेगा, लेकिन मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेना है तो बार्गेनिंग को में मजबूत होना चाहिए। और बार्गेनिंग तभी मजबूत होगा तो श्रमिक अकेला नहीं, अपने साथ सभी श्रमिकों को मिला के एक संघ बना के, एक यूनियन बना के, कहते हैं एकता में ही शक्ति है, आपस में मिलके जब उससे बार्गेनिंग करेंगे तभी बात बनेगी। यही सामूहिक सौदेबाजी के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं सामूहिक सौदेबाजी मजदूरों और सेवा आयोजकों के संगठन दलों द्वारा कार्य की संपूर्ण शर्तों के संबंध में सौदा करने की क्रिया का नाम है। यहाँ पर केवल और केवल मजदूरी, केवल पैसे की बात नहीं है भाई, काम करने के घंटे कितने होंगे, काम के दौरान सुविधाएं क्या क्या होंगी, कोई काम नहीं करेगा, कोई काम के बीच में कोई घायल हो जाता है, ठीक है ना, इस सब चीज़ों के बारे में एक पार्टिकुलरली हर एक पॉइंट को लेके बात होती है और उससे रिलेटेड एग्रीमेंट होता है, सौदा तय होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस का नाम ही सामूहिक सौदेबाजी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर केवल मजदूरी की दर का ही नहीं, काम कितने घंटे का होना है, रात को अगर कार्य किया जाता है उसका क्या होगा, पालियों में काम करेंगे तो उसका क्या होगा, कार्यानुसार मजदूरी कैसी, जो जितना काम करेगा क्या उसको उतनी मजदूरी दी जाएगी, कम काम कम कम मजदूरी, ज़्यादा काम ज़्यादा मजदूरी, या फिर कोई अतिरिक्त काम करता है जिसको बोलते हैं ओटी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ड्यूटी जो करता है उसकी मजदूरी दर क्या होगी, अवकाश कैसे मिलेगा, काम को बांटेंगे कैसे, हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर क्या किया जाता है, आपस में डिस्कस किया जाता है। और ये जो है सामूहिक सौदेबाजी के अंदर ही आता है। सामूहिक सौदेबाजी को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, जिसमें सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो सबसे अच्छा है वो है ई बोल्डिंग का। ई बोल्डिंग एक ऐसे अर्थशास्त्री है जिन्होंने सबसे गहनता से मजदूरी के निर्धारण को समझा और पढ़ा, और उन्हें बाद में ये कहा कि सामूहिक सौदेबाजी श्रम का मूल्य संगठित क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच निश्चित करने की क्रिया का नाम है, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी को देने वाला और मजदूरी को लेने वाला, देने वाला कम जाएगा, लेने वाला ज़्यादा जाएगा, इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होती है मजदूरी दर के निर्धारण के लिए, उस कंप्लीट जो ग्रुप में होता है उसी को सामूहिक सौदेबाजी के नाम। वहीं पर J.H. रिचर्डसन ने भी कहा है कि सामूहिक सौदेबाजी, सॉरी बार ये सौतीबाजी लिखा हुआ है, दिस फॉर रॉन्ग, यहाँ पर लिखा जाएगा सौदेबाजी। तो सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ है एक साथ एकत्रित होकर मालिकों से रोजगार की शर्तों के संबंध में सौदेबाजी के आधार पर किसी समझौते पर पहुंचना। मेरे ख्याल से इतना ही आप समझ में होंगे, बहुत हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सामूहिक सौदेबाजी और मजदूरी में क्या संबंध है ये बताना है कि किसी भी उद्योग विशेष के संदर्भ में अगर हम सामूहिक सौदेबाजी को समझें कि मजदूरी दर के निर्धारण में निम्नलिखित उपायों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले श्रम की पूर्ति पर प्रतिबंध। अगर आप चाहते हैं कि मजदूरी दर ज़्यादा हो तो ऐसे में क्या किया जाएगा, श्रम संघ जो है श्रमिकों की पूर्ति पर जो है क्या लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा। भाई आप सैलरी देते हो तो दो, वरना हम अपने जो है श्रमिक आपके यहाँ पर काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब श्रमिक काम करने के लिए नहीं होते हैं तो श्रमिकों की पूर्ति कम हो जाती है। श्रमिकों की, पहले मान लीजिए ये इसकी डिमांड है, ये श्रमिकों की मांग है, क्या ये
श्रमिकों की मांग और ये है श्रमिकों की पूर्ति। पहले यहाँ पर पूर्ति हो रही थी, इस मजदूरी दर पे इतनी पूर्ति हो रही थी, ठीक है ना। ये है आपका मजदूरी दर, वेज, ठीक है, इतने। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि यहाँ पर श्रमिक संघ ने ये कहा कि ये मजदूरी बड़ा बना। अब मजदूरी तो मजबूरी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपने काम करने के लिए लेबर कम भेज दिए इतने। जब लेबर कम होगा तो ऑटोमेटिक मजदूरी दर भी बढ़ जाएगी। इसका एक इफेक्ट होता है कि मजदूरी दर में तो वृद्धि हो जाती है लेकिन यहाँ पर कम श्रमिकों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सप्लाई वन, ये हो गया सप्लाई, ठीक है। अब वहीं पर दूसरा जो पक्ष होता है मानक मजदूरी में वृद्धि। मान लीजिए यूनियन बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है, मतलब मजबूत है, उसकी पहुंच अच्छी खासी है, लोगों के बीच में उसकी साख बनी हुई है। तो एक यूनियन जितना सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो वो अपने श्रमिकों के लिए मानक मजदूरी में उतनी ही वृद्धि, मानक मजदूरी का मतलब जब पहले से तय होता है कि 15,000 रुपये मिनिमम देना ही देना है, वो मानक मजदूरी बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर आपके यूनियन संघ में उतनी मजबूती नहीं है तो आप उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 पॉइंट है श्रम की मांग वक्र का ऊपर की ओर विवर्तन। श्रम की मांग वक्र यानी कि जब श्रमिकों की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, पूर्ति के कंपेरिजन में अगर मांग ज़्यादा बढ़े उस किस्म उस टाइम पे जो है मजदूरी की दर भी बढ़ती है। यूँ कहें कि एक श्रमिक संघ किसी ऐसी नीति ऐसे इसे मजदूरी की वृद्धि की आशा कर सकता है जिससे श्रम की मांग में सुधार हो। मजदूर संघ कई उपाय अपनाकर श्रम की मांग को ऊंचा कर सकते हैं, कई सारी पॉलिसी बना जिससे मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाए, ठीक है। ऐसे में विज्ञापन दिया जा सकता है या फिर अपने श्रमिकों की उत्पादकता यानी कि ट्रेनिंग वगैरह उत्पादक बढ़ा जाए। ऐसे में ऑटोमेटिक जब उत्पादकता बढ़ेगी तो मांग भी बढ़े। पहले जान लिए मांग यहाँ पर था D1 तो मजदूरी दर यहाँ थी और मजदूरों की उत्पादकता बढ़ गई तो ऑटोमेटिक उसकी मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगा और D1 और D पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मांग भी बढ़ेगी और यहाँ पर उसकी सैलरी भी बढ़ेगी यानी कि मजदूरी दर का भी वृद्धि होगा, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी सामूहिक सौदेबाजी की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि हमें पता है कि भले कितना ही बड़ा श्रम संघ क्यों ना हो, हर किसी की एक की जो है शक्ति सीमित होती है, मतलब असीमित शक्ति तो यानी जो चाहे वो तो नहीं करवा सकते, जो चाहे वो नहीं करवा सकते। एक सीमित तक, एक सीमा तक आप अपने काम को अंजाम करवा सकते हो। ऐसे में क्यों है, क्योंकि श्रमिकों की प्रतिस्थापन लोच होती है। मान लीजिए श्रमिक संघ ने ये कहा कि भाई आपके यहाँ पर हम मजदूर नहीं भेजेंगे, चलो ठीक है, मालिक कहेगा ठीक है मत भेजो, मजदूरों की कमी थोड़ी ना है, हम जो है किसी दूसरी जगह से श्रमिक ले लेंगे। आप यूनियन से श्रमिक नहीं भेजोगे तो हम जो है जो असंगठित क्षेत्र है, यानी कि जो अड्डे पे बैठने खड़े होने वाले जो लोकल डेली बेस पे काम करते हैं उन लोगों को लेके आके काम पे लगा देंगे। आप इतना हाई तो वो बना रहे हो, इतना हाई सैलरी मांग रहे हो, हाई बेस मांग रहे हो, हम देने के लिए पॉसिबल नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे भाई। करना है करो, नहीं करना है मत करो। आप नहीं करोगे तो आपकी जगह हम जो है असंगठित क्षेत्र से श्रमिकों को लेके आएंगे, उनसे काम करवाएंगे। ऐसे में श्रम संघों का प्रभाव क्या, कुछ नहीं होगा, मजदूर ऊपर से खाली हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसका मतलब होता है श्रमिकों की प्रतिस्थापन हमेशा मौजूद होता है कि आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई काम तो करे। भारत में इतनी बेरोजगारी है कि कोई ना कोई उस काम को उस बेज रेट पे करने को तैयार होगा ही होगा। फर्स्ट वन। सेकेंड, वस्तु की मांग की लोच। सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति वस्तु की लोच पर भी निर्भर करती है। यदि श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग अधिक लोचदार है, ठीक है ना, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि करना नहीं होगा। और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं होगी तो ऑटोमेटिक जो है इस स्थिति में श्रमिकों की शक्ति भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप जो है वस्तु की मांग लोच नहीं है, कीमत बढ़ाया जा रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे में दिक्कत है। इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग बेलोचदार तो उसकी कीमत में वृद्धि की जा सकेगी और सामूहिक सौदेबाजी भी अधिक हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अन्य साधनों से पूर्ति की लोच। यदि श्रमिकों को प्रतिस्थापित करने वाले अन्य साधनों की पूर्ति बेरोजगार है उस स्थिति में श्रम संघ मजदूरी बढ़वाने में सफल रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जो को ध्यान में रखना है कि मजदूरी का निर्धारण सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। तो आपको बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना है। और हाँ, कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है
तो अपने हर एक डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।